बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब सदरी व यस्सर ली अमरी व उक़्दतुल मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। आज का ये प्रोग्राम फ़लस्तीन के क्राइसिस के ऊपर है, जो एक कई दिनों से इसराइल की बमबारी का सामना फ़लस्तीनी नहते कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी मुनफ़रिद अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं और उनके सिलसिले में भी अपनी गुज़ारिशात ज़रूर करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी मुसलमानों का जो हाल किया जा रहा है, जो बमबारी का सिलसिला जारी है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल अपनी मनमानी और अपने एक मस्त हाथी की तरह अपने लाओ लश्कर के साथ जो है वो उनकी सरहद के करीब जाके बरजमान हो गया और पूरे गज़ा को उसने एक घेरा डाला हुआ है। ना तो कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आ सकती है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। अब कल की ये खबर चल रही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो यात्रा थी इसराइल के अंदर, उस यात्रा के दौरान एक बात पे इत्तफाक हो गया कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, पानी और दवाइयाँ वगैरह, उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। जो बॉर्डर वो मिस्र के साथ जो लगता है, जो रफ़ा एंट्रेंस जिसे कहते हैं, वहाँ से कुछ ट्रक जो है अंदर 20 ट्रक पहले आएंगे और उसके बाद फिर और ट्रकों को अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। ये कंडीशनल है। उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि सब्जेक्ट टू कि वो जो इमदाद है वो सिर्फ पानी और दवाइयाँ ही हों या खुराक ही हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो उसके अलावा वहाँ से और क्या अंदर आने की तवक्को की जा सकती है? पूरा एरिया तो आपने घेरा हुआ है, पूरे एरिए के ऊपर आपने मुहासरा किया हुआ है। फ़ज़ाई पावर उनके पास है नहीं। आप पूरी फ़ज़ाओं में दंदनाते फिर रहे हैं। इसराइली जेट जहाँ से चाहते हैं वहाँ से उड़ते हैं और जिस जगह चाहते हैं जैसे चाहते हैं बमबारी करते हैं। और आज की खबर आने तक हमारे बरतानिया के वज़ीर आज़म जनाब ऋषि सुनक साहब भी यात्रा को चले गए और इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ मिस्टर नेतन्याहू के साथ बैठकर उन्होंने भी उसी दबंग अंदाज में अपना वही बयानिया दोहराया कि हम इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि चाहे अमेरिकन सदर जो बाइडन हूँ, ऋषि सुनक हूँ वज़ीर आज़म बरतानिया, या जर्मन का चांसलर हो, या किसी और दूसरे मुल्क का कोई सरबराह ममलकत हो, ये सब वहाँ ज़रूर जाएं, हर हाल में जाएं। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं कि वहाँ क्यों जाते हैं। हर एक के अपने अपने तल्लुकात होते हैं, वहाँ जाएं। मगर एक बात का खुदारा ये तो ख्याल रखें कि क्या ये जो आप कह रहे हैं कि इसराइल को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा इख्तियार है, ये बात तो सही है। इस हद तक तो ये बात सही है। मैं भी ये मानता हूँ कि यहाँ तक तो बात ठीक है। एवरी पर्सन हैव ए राइट टू डिफेंड देमसेल्फ एंड देयर सिटीज़न, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आपको ज़रा फिर जो सिक्के का दूसरा रुख भी दिखाना चाहिए कि क्या फ़लस्तीनियों को वहाँ गज़ा के अंदर पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है? क्या फ़लस्तीनी जो गज़ा के अंदर जिनको आपने एक जेल की शक्ल में वहाँ रखा हुआ है, क्या उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का कोई इख्तियार नहीं है? उनका कोई हकूक़ नहीं है? वो क्या पहले से वहाँ आबाद नहीं है? क्या ये इसराइली जो हैं, ये अपनी जो सेल्फ मेड एक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि अपनी आबादकारी को और ज़्यादा बढ़ाओ, और सेटलमेंट के जो जितने भी हैं वो सारी ज़मीनें तो फ़लस्तीनियों की हैं, वो सारा इलाका तो फ़लस्तीनियों का है, उनकी मलकियत है। आप जबरी उनको घरों से निकाल रहे हैं और जबरी उनको आगे की तरफ धकेल रहे हैं। अब हालत ये है कि ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं और उनके अभी जो लेटेस्ट जो सान्या हुआ वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। अलबत्ता अब भी उसमें भी कुछ रखने डालने की कोशिश हो रही है कि ये जो अस्पताल के ऊपर जो बमबारी की गई और जिसके नतीजे में 500 के करीब जो है वो मासूम जो फ़लस्तीनी हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब वो जो शहीद हो चुके हैं,
उसका एक कम अज़ कम एक इम्पैक्ट जो है वो आलमी सतह पे हुआ, आलमी मीडिया के ऊपर भी उसका एक इम्पैक्ट है, मगर उसमें भी एक जो उसको स्पिन देने की कोशिश की जा रही है। स्पिन ये देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो हादसा हुआ ये एक हादसा था और ये शायद उन्हीं जो जो हमास के लोग हैं या उनका जो दूसरा एक विंग है उनकी तरफ से चलाया हुआ एक मिसाइल था जो शायद सही अपनी सिमत इख्तियार नहीं कर सका और वो अस्पताल के ऊपर गिरा। और भाई खुदा का नाम लो, कुछ तो यार कुछ अकल के नाखुन लो। दुनिया पूरी जो है वो कोई समझ को किसी किसी की जागीर नहीं है। सामने सामने नज़र आ रहा है कि वो मिसाइल कहाँ से दागा गया, वीडियो के अंदर बिल्कुल मौजूद है, नज़र आ रहा है। अब सिर्फ ये बात है कि मीडिया उनके कब्ज़े में है, मीडिया आप जिस तरह चाहते हैं उसको स्पिन उसी तरह देते हैं। ये नहीं हो सकता। ठीक है, हादसा हो सकता है, ये मैं मानने को तैयार हूँ कि हादसा हो सकता है, इट इज़ ए पॉसिबिलिटी है, मगर आप कम से कम पूरी जो पिक्चर है वो तो सही लोगों को दिखाएं। एक तरफ तो आप ये दिखा रहे हैं, उसकी टाइमिंग देखें, जिस वक्त आपके ऊपर से जो मिसाइल मारा गया, जो बम गिराए गए अस्पताल के ऊपर, उसकी टाइमिंग देखें और मिसाइल जो उन्होंने दागे उनकी टाइमिंग देखें, उस टाइमिंग में कितना फ़र्क है। पहले मिसाइल पहले चले हैं और आपका बम जो है वो बाद में वहाँ गिरा, और कुछ मिसाइल उन्होंने पहले भी मारे, उससे पहले भी मिसाइल दागेंगे। तो बात सीधी सी ये है कि माइट इज़ राइट, जैसे कि एक पुराना मकूला है। फ़लस्तीनियों के का चूँकि ना तो वो बेजार और मददगार इसलिए हैं कि हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा के जो लीडरान कराम हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, वो सोए हुए हैं। अब पतले पतले से बयानात जारी हो रहे हैं, ऊपर ऊपर से मासवाए ईरान और तुर्की के। मुझे किसी के बयान में वो दबदबा या वो तनतना नज़र नहीं आता जिस अंदाज से बयान देना चाहिए। एक बात कम अज़ कम ये अच्छी हो गई कि सब तमाम अरब ममालिक के जितने सरबराहान ममलकत थे जिन्होंने वहाँ जॉर्डन में जो मुलाकात करनी थी, अमेरिकन सदर से मिलने से इनकार कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ आप भी अपना कुछ दिखाने के काबिल हों कि ठीक है, हम इस तरह तो हम आपको नहीं मिल सकते जिस तरह आप चाहते हैं। अगर आपने इस मौके पे अगर आप खड़े न हुए, अपने पाँव पे खड़े न हुए, अपने ज़मीर के मुताबिक आपने फ़ैसले न किए, अगर आपने अपने उन नहते फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इस वक्त आपने कुछ ना किया, तो आपको अल्लाह के आगे तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है, जो ये इख्तियार दिया है, ये अल्लाह की देन है, मेरे रब की देन है। आप जब ये चंद दिन का खेल है, ये तो फ़ानी दुनिया है, चंद दिन बाद जब आप यहाँ से कूच कर जाएंगे तो फिर आपको उस रब करीम के सामने खड़े होकर जवाबदेह होना पड़ेगा कि आपने उन नहते फ़लस्तीनियों के लिए क्या किया। उनके ऊपर जब बमबारी हो रही थी, बम गिराए जा रहे थे, एक आग बरस रही थी, ना उनके पास खाने को खुराक है, ना पीने को पानी है, ना उनके अस्पतालों के अंदर जनरेटर चलाने के लिए कोई फ्यूल बाकी रह गया है उनके, और फिर ऊपर से अस्पतालों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। ये तो सरीहन इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। ये तो सरीहन जो जंगी कवानीन है, जो एक मरवजा का जो तयशुदा कवानीन है, उनकी भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी वो अपनी मर्जी किए जा रहे हैं, जहाँ चाहते हैं वो बम बरसा रहे हैं, और उनका एक्सक्यूज़ क्या है, बहाना ये है कि जी वो हमास वाले जो हैं वो पूरे इलाके में फैले हुए हैं, वो चूँकि उन्होंने नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं और पूरे इलाके में जो आबादी वाले इलाके उनके नीचे वो हैं। तो इस तरह तो हमास को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? अगर आप में कोई दम खम है हमास को ख़त्म करने के लिए, तो आपने आज कितने दिनों से आप बॉर्डर के ऊपर जो है वो सारा जंगी साजो सामान लेके बैठे हैं, टैंक तोपें सब कुछ आप वहाँ लेके बैठे हुए हैं, ऊपर से बमबारी भी कर रहे हैं। तो ये तो एक बहाना है। जंग के भी कुछ असूल हैं, कुछ तयशुदा जो जिनेवा कन्वेंशन है, वो जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, उनके तहत आप जंग लड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने भी गलत किया, हमास वालों को भी चाहिए था कि आप अपनी जो है वो कुव्वत का अंदाज़ा लगा लें, अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा लें, और आपको ये भी ज़हन नशीन रखें कि आपके भाई आपके साथ कितने, कौन से ममालिक आपके साथ खड़े होंगे। और जब आपको इन सहूनियों का, ये जो माइटी मशीन है, इसका आपको नहते ही मुकाबला करना होगा,
उन्होंने पहल करके कोई अच्छा कदम नहीं किया। मैं इस बात पे मुझे कोई शुबा नहीं है। उन्होंने ये स्टेप उठाया, मगर इसका पस मंज़र हमें देखना पड़ेगा। पस मंज़र ये है कि जब इजरायली फ़ौजी उन नहते फ़लस्तीनियों को जब जहाँ चाहें गोली से का निशाना बना देते हैं, जहाँ से चाहें उठा लेते हैं, जहाँ चाहें बंद कर देते हैं जेलों के अंदर, तो फिर उनके पास ऑप्शन ही क्या है? क्या ऑप्शन रह गया है? ये मसला है, ये है कि दो रियासती जो फार्मूला है, दो रियासती फार्मूला, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक रियासत इसराइल की और एक रियासत फ़लस्तीन की, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप साइड बाय साइड अच्छे हमसायों की तरह तभी रह सकते हैं, वहाँ पावर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ वो इसराइल की माइटी मशीन है, और वो उस खत्ते का एक जो है वो किंग माना जाता है, और दूसरी तरफ वो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनके पास ये मासवाई ये छोटे छोटे जो मिसाइल हैं, इसके अलावा उनके पास क्या है? उनके एयर फोर्स उनके पास नहीं है, नेवी उनके पास नहीं है, और जो पैदल फ़ौज है वो भी कोई उनकी अपनी रेगुलर फ़ौज नहीं है। मासवाई ये हमास के ये जो चंद हज़ार लोग हैं, यही उनका असासा है। तो अब इसराइल वो यूं महसूस होता है कि उनको शायद ये है कि ये इन्होंने ये पहल करके एक पैगाम दे दिया हमें, और अब हमारे लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इनका कला कमा करें, तहस नहस करके रख दें। कंप्लीट इरेडिकेशन वो करना चाहते हैं, कंप्लीट इरेडिकेशन, एलिमिनेशन चाहते हैं वो हर एक। वो चाहते हैं कि कोई हमास का एक रुकन भी गज़ा के अंदर ना बचे। तो ऐसा करने से तो ये ब्लड शेड होगा। इस तरह तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि हमास ख़त्म हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। मगर इस मौके पे तमाम मुस्लिम उम्मा, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया और ये जो दूसरे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, इन सब को मिल के तुर्की समेत, तुर्क सदर ने तो बड़ा खुले अंदाज में, बड़ा दबंग अंदाज में बयान दिया है। ये दोगली पॉलिसी जो है वो इख्तियार करने का वक्त गुजर चुका है। अगर आज फ़लस्तीनी नहते फ़लस्तीनियों को वो निशाना बनाया जा रहा है, तो कल आपकी भी बारी होगी। चूँकि ग्रेटर जो इसराइल का एक जो नक्शा उन्होंने बनाया हुआ है, एक जो थीम उन्होंने बनाया हुआ है, वो हासिल करने में किसी भी रुकावट को अबूर करने को तैयार हैं। किसी भी रुकावट को, जो भी रुकावट उनके सामने आएगी उसको वो क्रॉस करेंगे। और उनके पीछे जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका बहादुर खड़ा है, और इधर से हमारे बरतानिया के वज़ीर आज़म मोहतरम भी उनके साथ हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका के अवाम इसराइल के साथ खड़े हैं? क्या बरतानिया के सारे अवाम जो हैं वो इसराइल के साथ खड़े हैं? नहीं, ये हरगिज़ नहीं खड़े। ना ही अमेरिकन चाहते हैं अवाम, और ना ही बरतानवी अवाम चाहते हैं कि इसराइलियों का खून खराबा हो या फ़लस्तीनियों का खून खराबा हो। अवाम तो चाहते हैं कि इस मामले का कोई पीसफुल सलूशन निकाला जाए, कोई पीसफुल हल तजवीज़ किया जाए। और पीसफुल हल यही है कि दोनों तरफ से ये जो अमेरिकन हैं या रशियंस हैं वो या चाइना है, ये मीडिएशन करें और दोनों ममालिक को, दोनों खितों को आपस में एक टेबल पे बिठाएं, और ताकि कोई गुफ्त शनीद का सिलसिला आगे बढ़े। इस तरह तो ये यूँ महसूस होता है जैसे कि आपने इसराइल ने ऐलान किया कि जो फ़लस्तीनी जो हैं वो नॉर्थ गज़ा सारा खाली कर दें और वो साउथ की तरफ चले जाए। तो लगता ये है कि जैसे आपने पहले गज़ा की पट्टी हड़प की है, आप ये जो बचा कुचा गज़ा इसको भी आप हड़प करना चाहते हैं। तो इस तरह तो फिर काम नहीं चलेगा। फिर आप उनको कहते हैं कि वो दहशत गर्दी हमारे साथ, फिर वो और क्या करेंगे? मरते क्या ना करते, फिर वो क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन ही क्या है? उनके पास तो फिर एक जान ही बाकी बचती है ना, तो वो जान फिर उनको देनी पड़ती है, पर वो देंगे जान। इस तरह इस मसले का हल ये नहीं हो सकता। आपने 75 साल हो गए, क्या इसका हल निकला? जब तक दो रियासी फार्मूले पे अमल नहीं होगा, जब तक वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें पड़ी हैं उन पे अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक उस खिते में अमन होना नामुमकिन है। हो ही नहीं सकता अमन, किसी सूरत नहीं हो सकता। आप आते हैं ज़रा पाकिस्तान की सियासत की तरफ कि बड़े ज़ोर व शोर से 21 तारीख को जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है, उसके इंतज़ामात हो रहे हैं। और साथ ही साथ आज ये खबर आई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मिल गई है। उनको अब पाकिस्तान पहुंचते साथ ही गिरफ़्तारी का कोई ख़दशा नहीं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा।
और एक दूसरी 24 तारीख आलमन एक जो है डेट दी गई है, उस डेट पे जाके उनको अदालत के सामने वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, पेश करेंगे। तो मामला तो मेरा ख्याल है जब वो मियाँ साहब लंदन थे, यहीं बैठ के लंदन से ही मामला सारे तय हो चुके थे। अगर ये बात तय ना होती, अगर कोई बड़ी रुकावट उनको सामने नज़र आती, तो मियाँ साहब लंदन से कभी कदम बाहर ना निकलते, कभी कार में ना बैठ के एयरपोर्ट की तरफ रवाना ना होते। तो ये बात तो तय थी कि ये मामला जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर मैनेज हो रहे हैं, और मैनेज भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से मैनेज हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि जो माजी है उसको पसे पुश्त डालकर माजी को ज़रा 2 मिनट बुला के आप आगे जो है, जो हमारा सफ़र आगे का है, जो मुस्तकबिल का सफ़र है, उस तरफ चले। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी का जो एक सफ़र है उस पर ध्यान दें। ये जो मैं नहीं छोड़ूंगा, एक कहता है मैं आऊँगा तो मैं चीर फाड़ दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं जेलों में बंद कर दूँ, इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए। और जिसने जो खिलाफ कानून बात की है, जिसने जो भी कोई खिलाफ कानून हरकत की हुई है, जो कानून के शिकंजे में आया है, उसको तो वो म्यूज़िक जो है वो सुनना पड़ेगा, उसको सुनना भी चाहिए। कानून का जो एक लाठी है वो चलनी चाहिए, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ एक कानून और दूसरी तरफ दूसरा कानून, इस तरह तो फिर एक खलवाड़ होगा, फिर कोई नहीं मानेगा। अब इलेक्शन का दौर हो रहा है, इलेक्शन जो है वो मेरा ख्याल है बहुत जल्द हो जाएंगे, वरना मियाँ साहब कभी भी पाकिस्तान ना जाते। अगर इलेक्शन ना होने का कोई मामूली सा ख़तरा भी उनको दिखाई देता तो वो कभी पाकिस्तान ना जाते। अब मैं पहले भी कई बार गुजारिशात कर चुका हूँ कि इलेक्शन तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, वो मजबूरी भी है। पाकिस्तान, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इनकी अपनी एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि IMF के साथ जो माहदा हुआ, मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी, उस माहदे की ये कंडीशन है, ये शर्त रखी गई है कि आप अपने जो मुल्की मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, वो आप ठीक करेंगे, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसलिए मुझे कोई शुबा नहीं है कि इलेक्शन होंगे। अब सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये 2018 का एक्शन रीप्ले होगा, या इन इलेक्शन को सारी जमातें जो है वो काबिल कबूल समझेंगी। क्या सारी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरी जमातों के लिए सजाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो यूँ महसूस होता है कि सिर्फ एक ही तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड है, उस पलड़ा एक ही तरफ झुका हुआ नज़र आता है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा तो ज़ाहिर है कि इन इलेक्शन पे भी एतराज़ उठेंगे, इनकी भी वही पजीराई उतनी ही होगी जितनी 2018 के इलेक्शन की पजीराई हुई। तो उससे क्या हुआ? 2018 में इमरान खान साहब को तो आपने वज़ीर आज़म जिन कुफ्तों ने बनाना था बना दिया, जिन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनवाया आज वो कहाँ खड़े हैं? वो कुफ्तें कहाँ खड़ी हैं? वो किधर हैं आज? जनरल बाजवा साहब किधर हैं और फैज़ हमीद साहब किधर हैं? वो जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो तो सारे अपना अपना करतब दिखा के जो ड्रामा करना था करके वो चले गए। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो पाकिस्तान का, नुकसान तो मेरे मुल्क का हुआ, जिसको आपने 50 साल पीछे धकेल दिया। अच्छा खासा मुल्क चल रहा होता है और फिर उसके ऊपर एक डंडी मारी जाती है। जब वो डंडी बजती है तो फिर अपनी मर्जी का। इस तरह अगर यही खेल अब भी हुआ, अगर मियाँ साहब को दोबारा उसी तरह जैसे 2018 में इमरान खान साहब को बड़ी पजीराई के साथ नवाजा गया, तो अब अगर मियाँ साहब को भी उसी तरीके से आप आगे लाएंगे तो स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान की तारीख के बड़े डिफाइनिंग मोमेंट हैं। ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ होने चाहिए, हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जिनके ऊपर मुकदमात हैं वो मुकदमात भुगतें। जिन लोगों ने 9 मई को जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की, जो हरकतें की, वो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, इसमें मुझे कोई शक व शुबा नहीं। जो हरकत उन्होंने की है, अगर उसमें इमरान खान साहब वो उसके मास्टरमाइंड हैं, अगर आपके पास एविडेंस हैं तो वो एविडेंस अदालत के सामने रखें, वो अपने आर्गूमेंट वहाँ दें और उनको भी अपना जो केस लड़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल बहुत ज़रूरी है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए इमरान खान साहब को, ताकि वो अपना दिफा जो है वो कर सकें। और अगर वो उसमें
अदालत समिति है कि उनके पास एम्पल एविडेंस है उनको कन्विक्ट करने के लिए, तो उनको ज़रूर कन्विक्ट करें। उनके जो दूसरे जो कारकुन हैं, जितने लोग मुलव्वस हैं, उनको भी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मगर उनकी जो जमात है उनको कम से कम इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए और उनको पूरा पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। एक बात कल मेरा ख्याल गालबन मीडिया के ऊपर चल रही थी कि जो मौजूदा निगरान वज़ीर इत्तलात हैं सोलंकी साहब, उनकी मुलाकात हुई है जनाब शफकत साहब से, तो ये एक अच्छी इनकरेजिंग बात है। ये ज़रूर होना चाहिए। डायलाग के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो सियासी पार्टियाँ उनके अंदर भी डायलाग होने चाहिए, सियासी जमातों के अंदर भी जब तक डायलाग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ जब तक डायलाग नहीं होंगे तो फिर भी बात नहीं बनेगी, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा डाउनफॉल यही हुआ कि वो सिर्फ अकेले ही नाचते रहे और बाकी मैं ये चोरों से नहीं मिलूँगा, ये डाकू से नहीं मिलेगा। ये बातें सियासत में नहीं चलती। चोर जो है उसके खिलाफ सबूत मुहैया करें, अदालतों के अंदर ले जाएं और चोरी उसके खिलाफ साबित करें। ये थोड़ा है कि आप हारे को जिसको जी चाहे आप चोर डाकू कहते फिरें और वो चोर डाकू बन जाएगा। आपने पकड़ के सबको जेलों के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। इस तरह तो मामला में क्या हुआ, वो सारे बाहर आ गए। आज आपके इख्तियार में क्या है, आप जेल के अंदर बंद हैं और आपका कोई पुरसान हाल भी नहीं। बाहर जो आपके लोग हैं वो कोई किसी जगह दुबका बैठा है, छुपा बैठा है, और जो बाहर आ रहे हैं वो आए दिन एक के बाद दूसरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई कुरान पे हलफ दे रहा है। ये बात तो पहले कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी। एक आप सियासी जमात हैं, तहरीक इंसाफ आपका एक नारा था, इंसाफ आपका नारा था, और एक बहुत बड़ी जमात बकौल आपके, और मैं भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की। तो आपके लीडरान को क्या हो गया? ये सब बाहर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई कहता है मैंने सियासत छोड़ दी, कोई कहता है मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। तो फिर सियासत क्यों करते हो भाई? अगर बच्चों का रोना नहीं देखा जाता तो सियासत छोड़ो, घर बैठो, तस्बीह लो, हाथ में मसल्ला उठाओ और 5 वक्त की नमाज पढ़ो और अल्लाह से माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की। ये क्या है? आप अवाम की खिदमत भी करना चाहते हैं, आप सियासत भी करना चाहते हैं, और आपसे फिर बच्चों का रोना नहीं देखा जाता। भाई जब मुश्किल वक्त आता है किसी भी लीडर के ऊपर तो उसके दस्त बाजू बनना पड़ता है, फिर उसके साथ जुड़ना पड़ता है, कंधे से कंधा मिलाना पड़ता है, जेलें सहनी पड़ती हैं, कोड़े खाने पड़ते हैं, और कभी कभी तो फांसी के ऊपर भी लटकना पड़ता है, फिर जाके लीडर बनता है। मैं आज इसी पे इत्तफाक करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।